हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हिमांशु, योर ट्यूटर। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 सोशल साइंस से हिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 द मुगल एम्पायर बुक टुगेदर विद इवोल्यूशन वी एंड द वर्ल्ड। इस फर्स्ट पार्ट के अंदर हम डिस्कस करेंगे मुगल रूल 1526 एडी टू 1556 यानी मुगल एम्पायर का 1526 से लेकर 1556 एडी तक का आपके कौन कौन से वहां पे आपके रूलर्स रहे हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इस चैप्टर में हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे डिफीट ऑफ द लोधीज यानी इब्राहिम लोधी की हार हुई। उसके बाद क्या हुआ, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुगल रूल यानी इंडिया के अंदर इब्राहिम लोधी के हार जाने के बाद अब किसका स्थापना हुई, यहाँ पे मुगल एम्पायर की यानी मुगल रूल स्टार्ट हुआ। मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में इस चैप्टर में हम देखेंगे। साथ में हम देखेंगे कंसोलिडेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ मुगल रूल्स यानी किस प्रकार से मुगलों ने अपना राज्य जो वो एक्सपेंड किया, वो दूसरे इलाकों को जीता। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट द सिरसा सूरी के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। साथ में हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमिक ड्यूरिंग द पीरियड और इस समय के दौरान कृषि तथा आर्थिक अर्थव्यवस्था जो है उसके बारे में भी हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, इकोनॉमी एंड एग्रीकल्चर के बारे में भी। लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं हु वर मुगल्स यानी आखिरकार मुगल थे कौन। तो मुगल कौन थे कि देखिए डिसेंडेंट्स ऑफ टू ग्रेट रूलर्स ऑफ सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया जो आपका था, मध्य एशिया जिसको हम बोलते हैं, सेंट्रल एशिया के दो महान शासक थे, आपके ग्रेट रूलर्स थे। तो उनकी माता जो थी वो चंगेज खान जो होते थे, ठीक है, चंगेज खान के जो परिवार था उनकी वंशज थी उनकी माँ, और उनके जो पिता थे मुगलों के वो आपके तैमूर जो वंश था, तैमूर डायनेस्टी, उनके सक्सेसर थे, उनके वंशज थे आपके। तो इन दोनों के जो चिल्ड्रंस थे, इनके जो बच्चे थे वो थे कहलाए आपके मुगल्स। ओके, तो ये दोनों ही अपने ग्रेट रूलर्स रहे हैं सेंट्रल एशिया के, चंगेज खान और तैमूर, इनके वंशज कहलाते हैं मुगल्स। अब इंडिया के अंदर मुगल्स कैसे पहुंचे और कहां से है, तो इंडिया के अगर बात करेंगे तो मुगल एम्पायर जो इंडिया के अंदर वो आपका यहाँ पे एस्टेब्लिश किया था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने 1526 एडी यानी जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर 1526 एडी में यहाँ पे आपका इंडिया के अंदर मुगल एम्पायर उन्होंने यहाँ पे एस्टेब्लिश किया। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि आखिरकार बाबर जो सेंट्रल एशिया में जो रूल कर रहे थे वहां से यहाँ पे पहुंचा कैसे, उसे किस तरह पता चला इंडिया के बारे में और वो यहाँ पे किस तरह यहाँ पे पहुंचा। तो उसके लिए हमें पहले जो चैप्टर था चैप्टर 3 उसमें दिल्ली सल्तनत, उसमें हमने एक पढ़ा था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। ओके, तो इस फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में क्या था कि दिल्ली के ऊपर यहाँ के आसपास के इलाके पे इब्राहिम लोधी जो थे, ठीक है, वो रूल कर रहे थे दिल्ली के आसपास के इलाकों में। और इस समय पे इब्राहिम लोधी को क्या फेस करना पड़ा कि वो इस समय जो अफगान चीफ थे और राजपूत जो थे वो बार बार उनके साथ लड़ाइयां लड़ रहे थे अपने आप को इंडिपेंडेंट यानी अलग घोषित करने के लिए। और इसी समय में क्या हुआ कि दौलत खान जो लोधी थे, ओके, तो दौलत खान लोधी ने एक गवर्नर थे पंजाब के, तो वो भी कहीं ना कहीं दिल्ली के ऊपर राज करना चाहते थे। उन्होंने इन्विटेशन दिया बाबर को, उन्होंने बाबर को इन्वाइट किया दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए, यहाँ पर यानी कि बाबर को इन्वाइट किया टू इन्वेड इंडिया एंड डिस्प्लेस इब्राहिम लोधी, और इब्राहिम लोधी को उस गद्दी से हटाने के लिए और इंडिया के ऊपर आक्रमण करने के लिए। ओके, तो दौलत खान लोधी थे पंजाब के गवर्नर जिन्होंने इनको इन्विटेशन दिया था कि आप आइए और दिल्ली के ऊपर आक्रमण कीजिए, जो इब्राहिम लोधी उनको हटाइए ताकि मैं वहां का रूलर बन सकूं। लेकिन फाइनली बाबर जो है वो 1526 एडी में इंडिया पहुंचे और पानीपत के अंदर बैटल ऑफ पानीपत जिसको हम बोला जाता है, तो वहां पे इन दोनों के बीच लड़ाई हुई, इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में। इन दोनों के बीच जो लड़ाई हुई, इस लड़ाई के अंदर पहले देखो इससे पहले जो लड़ाइयां होती थी उसमें क्या होता था, जब आपकी स्वॉर्ड्स वगैरह होती थी, ठीक है, तलवार भाला, ठीक है, इस प्रकार के आपके वेपन्स यूज किए जाते थे। तो इस बैटल के अंदर फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के अंदर पहली बार आपकी गन फायर यूज किए गए, यानी इसके अंदर आपकी पहली बार गन्स और जो तोपें जो होती थी, ठीक है, वो सब इस्तेमाल किया गया था, बंदूकें और तोपों का इस्तेमाल किया गया इस बैटल के अंदर। उसके बाद से गन पाउडर भारत के अंदर बहुत ज्यादा फेमस हो गया और मोस्टली बैटल्स में यूज किया गया गन पाउडर्स को। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, अब हम बात करते हैं बाबर के बारे में। तो ये बाबर थे जो आपके सेंट्रल एशिया से यहाँ पे आए थे दिल्ली पर आक्रमण करने इब्राहिम लोधी के साथ। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे बैटल होने के बाद इन्हें देखा कि यहाँ पे काफी सारी आपकी वेल्थ है, यानी काफी सारी यहाँ पे संपत्ति है लोगों के पास, तो क्यों ना मैं यहीं का अपना आप रूलर बन जाऊं और यहाँ का अपना शासन संभालूं। ओके, तो उस समय से लेकर 1526 से लेकर फिर आगे आने वाले टाइम में इन्होंने यहाँ पे रूल्स करना स्टार्ट कर दिया बाबर ने, और यहाँ पे अपना एस्टेब्लिश किया नया एक एम्पायर जिसको नाम दिया जाता है मुगल एम्पायर। तो बाबर जो थे उनका जो टाइम पीरियड है 1526 टू 1530 एडी यानी 1526 से 1530, ओके, ये टाइम पीरियड है जिसके दौरान उन्होंने रूल किया इंडिया के ऊपर। अब देखिए फर्स्ट मुगल एम्पायर बोला जाता है इनको, यानी सबसे पहले मुगल एम्पायर थे, सबसे पहले यही थे जिन्होंने यहाँ पे मुगल एम्पायर एस्टेब्लिश किया था। असेंडेड द थ्रोन ऑफ फरगना, इन्होंने फरगना का थ्रोन जो था यानी फरगना के सिंहासन पे बैठे थे इस स्मॉल सेंट्रल एशियन किंगडम 1494, यानी बाबर जो थे वो क्या थे कि 1494 में सेंट्रल एशिया के अंदर फरगना एक जगह थी जहां पे ये वहां के राजा बने थे 1494 के अंदर। एट द एज ऑफ 12 साल की उम्र में ये शासक बन गए थे, रूलर बने थे। ओके, उसके बाद क्या कि कैप्चर्ड काबुल देन इन्वेडेड इंडिया, पहले तो इन्होंने काबुल पे आक्रमण किया, उसको कैप्चर किया, उसके बाद इन्होंने इंडिया पे आक्रमण किया और यहाँ पे इनकी लड़ाई किसके साथ हुई, आपकी इब्राहिम लोधी के साथ।
जो आपका दिल्ली का सुल्तान था उस समय पे। इन दोनों के बीच में जो लड़ाई हुई थी वो हुई थी पानीपत के अंदर 1526 एडी 1526 एडी में। इस लड़ाई को जाना जाता है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के नाम से, जो आपकी 1526 एडी में हुई। ओके, इस लड़ाई में क्या हुआ कि इब्राहिम लोदी आपके जो है डिफीटेड हुए, हार गए थे। उसके बाद बाबर की जो इसमें विक्ट्री हुई, विक्ट्री होने के बाद इंटायर एरिया जो था दिल्ली और आगरा का सब बाबर के कंट्रोल में आ गया। आपका दिल्ली और आगरा के आसपास का जितना भी इलाका था सारा का सारा बाबर के कंट्रोल में हो गया। एंड बाबर डिफीटेड द हीरोइक राजपूत रूलर राणा सांगा इन द बैटल ऑफ खानवा। उसके बाद राजपूतों के साथ इनकी लड़ाई हुई बैटल ऑफ खानवा के अंदर, जो राजपूतों के बहुत ही फेमस रूलर होते थे राणा सांगा उनके साथ। एंड ये प्लेस अबाउट 40 किलोमीटर अवे फ्रॉम आगरा। और ये जो खानवा है ये आगरा से 40 किलोमीटर दूर पे एक प्लेस है, वहां पे इनकी लड़ाई हुई बैटल ऑफ खानवा के नाम से जानी जाती है। जो वहां पे इन्होंने क्या किया, राणा सांगा को भी इस लड़ाई में हरा दिया और इस पूरे इलाके के वो रूलर बन गए अपने। अब हम बात करते हैं बैटल ऑफ खानवा जो थी वो 1527 के अंदर हुआ था। मेड बाबर्स पोजीशन स्ट्रॉन्ग इन दिल्ली आगरा रीजन। इस लड़ाई के बाद से बाबर की जो पोजीशन है वो दिल्ली आगरा के रीजन में बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो गई, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ दो ही जो रूलर्स होते थे उनके बीच में लड़ाइयाँ चलती रहती थी। एक राजपूत रूलर्स होते थे, एक दिल्ली सल्तनत वाले होते थे। इन्हीं के आपस में लड़ाइयाँ होती रहती थी कि कौन किससे ज्यादा पावरफुल है। तो जैसे ही इन्होंने राजपूत को हराया तो ये अपने आप को एक पावरफुल रूलर की पोजीशन पे एस्टेब्लिश कर लिया, एक तरह से अपने आप को स्थापित कर लिया कि वो यहाँ दिल्ली के आसपास का सबसे पावरफुल रूलर अब कौन है, बाबर है। इसके बाद 1528 के अंदर एक और लड़ाई हुई जिसको बोला जाता है बैटल ऑफ चंदेरी। यानी ये जो लड़ाई हुई थी ये हुई थी आपकी बैटल ऑफ चंदेरी। इसमें क्या किया, बाबर ट्राई टू क्रश अफगान चीफ्स ऑफ बंगाल एंड बिहार रीजन। तो अफगान के जो चीफ्स थे बंगाल और बिहार रीजन के, उनको भी इन्होंने हरा दिया यहाँ पे। ठीक है, अब देखो, अब क्वेश्चन यहाँ पे है कि राजपूत और अफगान चीफ्स के साथ लड़ाइयाँ क्यों की। अगर आपको याद हो इब्राहिम लोदी की राजपूत और अफगान चीफ्स के साथ लड़ाइयाँ चलती रहती थी दिल्ली को कैप्चर करने के लिए। तो ये वही दिल्ली का एरिया था जिसको कैप्चर किसने किया, बाबर ने। और जैसे ही बाबर ने कैप्चर किया तो राजपूत और अफगान चीफ्स में लड़ाइयां अभी भी होनी थी, क्योंकि उनको कैप्चर भी करनी थी दिल्ली। तो इन दोनों की जैसे जैसे लड़ाई हुई राजपूत और अफगान चीफ्स की, तो राजपूतों की हुई बैटल ऑफ खानवा के नाम से 1527 में, और 1528 में हुई बैटल ऑफ चंदेरी जो अफगान चीफ्स की हुई। इन दोनों बैटल्स में राजपूत को खानवा में और चंदेरी में अफगान चीफ्स को डिफीटेड कर दिया गया। और फाइनली बाबर जो एक पावरफुल रूलर्स के रूप में आपका सामने आए। बाबर जो है वो डाइड इन 1530 एडी 1530 में, यानी बहुत कम समय के लिए ही रूलर रहे। उसके बाद जल्दी उनकी मृत्यु हो जाती है। बाबर श्योर्ड हाउ विक्ट्री कैन बी अचीव्ड। बाबर ने ये श्योर कर दिया कि विक्ट्री जो है किस प्रकार से जीती जा सकती है, यानी किसी भी जंग को किस प्रकार जीता जाता है, बाय ए स्किल्ड कॉम्बिनेशन ऑफ आर्टिलरी एंड कैवलरी। अगर आपके पास एक कॉम्बिनेशन है किसका, आर्टिलरी और कैवलरी का, यानी आपके पास सेना अच्छी है, उसके पास अच्छे से वेपन है, तो आप किसी भी प्रकार से कोई भी जीत हासिल कर सकते हैं, विक्ट्री कर सकते हैं वॉर के अंदर। आफ्टर द गन पाउडर एंड आर्टिलरी वेरी पॉपुलर इन इंडिया। बाबर की लड़ाइयों के बाद, इन बैटल्स के बाद क्या हुआ, गन पाउडर जो भारत के अंदर बहुत पॉपुलर हुआ, और आर्टिलरी। ठीक है, और मोस्टली जो हमारी जो बैटल्स हुई उनके अंदर अब आगे से आपका आर्टिलरी एंड गन पाउडर्स को इस्तेमाल किया जाता था। बाबर जो थे वो एक स्कॉलर ऑफ द पर्शियंस, टर्किश एंड अरबिक, यानी इन भाषाओं की काफी अच्छी नॉलेज थी उसको, पर्शियन, टर्किश एंड अरेबिक लैंग्वेजेस की। साथ में तुजुकी बाबरी या फिर जिसको आप बोलते हैं बाबरनामा, ये दो जो बुक है, ठीक है, तुजुकी बाबरी या बाबरनामा के नाम से उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी बाबर ने स्वयं, यानी अपनी आत्मकथा जिसको बोलते हैं, अपने स्वयं के बारे में इन बुक्स के अंदर उसने लिखा। तुजुकी बाबरी या आप उसको क्या कह सकते हैं, बाबरनामा भी उसको बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, उसके बाद हम बात करते हैं हुमायूं 1530 टू 1540 एडी, और दूसरा टाइम पीरियड इनका है 1555 टू 1556 एडी। दो टाइम पीरियड इनके इसलिए क्योंकि बीच में इनका जो एरिया था दिल्ली का, उसके ऊपर शेरशाह सूरी द्वारा आपका आक्रमण करके उसको बीच में कैप्चर कर लिया गया था। तो बीच में कुछ समय के लिए 1540 से 1555 तक शेरशाह सूरी ने दिल्ली के ऊपर राज किया। ये हुमायूं उस समय पे अपने थ्रोन के ऊपर नहीं थे। ठीक है, तो उस समय कौन था, शेरशाह सूरी था, यानी एक तरह से अलग डायनेस्टीज वहां पे एस्टेब्लिश हो चुकी थी 1540 टू 1555। इसलिए इनका दो टाइम पीरियड्स में डिवाइड किया गया है हुमायूं का। ओके, अब देखिए, बाबर के सन थे नसीरुद्दीन महमूद हुमायूं। बाबर के बाद उनका जो बेटा था नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, ठीक है, तो उनके बाद उनका बेटा जो यहाँ का राजा बना, यानी यहाँ का रूलर बना दिल्ली का, और इन्होंने दिल्ली के सल्तनत का जो था अपना मुगल एम्परर के बादशाह बने। ओके, यहाँ की राजगद्दी संभाली। हुमायूं जो थे लोस्ट हिज किंगडम इन टू शेरशाह सूरी। हुमायूं जो थे शेरशाह सूरी के द्वारा अपना जो किंगडम थे वो हार गए। क्यों हार गए थे, क्योंकि शेरशाह सूरी वही थे आपके अफगान चीफ ऑफ बिहार, ये वही चीफ थे अफगान के चीफ जो बिहार और बंगाल के आसपास के थे, जिनको आपका बाबर ने पहले डिफीट कर दिया था। उसी बिहार रीजन के अफगान चीफ थे शेरशाह। तो जैसे ही हुमायूं आया तो हुमायूं को उन्होंने डिफीट कर दिया, यानी उनको जंग के अंदर हरा दिया, बैटल्स के अंदर। डिफीटेड हुमायूं एट द बैटल ऑफ चौसा, और ये जो लड़ाई हुई थी ये बैटल ऑफ चौसा के नाम से जानी जाती है 1539 के अंदर। यानी बैटल ऑफ चौसा आपकी किस किस के बीच में हुई, हुमायूं एंड शेरशाह सूरी।
इन दोनों के बीच ये जो बैटल हुई, इसमें अब क्या हुआ कि हुमायूं को डिफीट कर दिया, हरा दिया गया, और अब दिल्ली के ऊपर किसका राज आ गया? आपका शेरशाह सूरी का। ओके, तो अब शेरशाह सूरी यहाँ पे अपना रूल करते थे दिल्ली के ऊपर। देखो, हुमायूं ने जो है 2 बैटल्स फोर्ट किए आपकी, बैटल ऑफ चौसा 1539 और बैटल ऑफ कन्नौज 1540 एडी। ये 2 बैटल्स हुमायूं ने लड़ी आपकी। हुमायूं रिकैप्चर्ड दिल्ली एंड आगरा एंड री एस्टेब्लिश्ड इन द मुगल रूल्स। बाद में हुमायूं ने क्या किया? शेरशाह सूरी की डेथ के बाद वापस से दिल्ली और आगरा को कैप्चर किया और दोबारा से मुगल रूल को री एस्टेब्लिश किया दिल्ली और आगरा रीजन के अंदर। ही डाइड इन 1556 और 1556 ईस्वी के अंदर हुमायूं की डेथ हो जाती है ड्यू टू द फॉल फ्रॉम द डाउनस्टेयर ऑफ हिज लाइब्रेरी इन हिज फोर्ट। यानी उसका जो किला था, ठीक है, उसके किले के अंदर एक लाइब्रेरी थी फर्स्ट फ्लोर पे, जहां से सीढ़ियों से गिरकर उसकी मौत हो जाती 1556 के अंदर। हुमायूं जो वाइफ थी, उन्होंने एक मुसोलिम्स फॉर हिम बिल्ड किया, ठीक है। हुमायूं's वाइफ बिल्ट ए मुसोलिम्स फॉर हिम, यानी उनके लिए एक कब्र का जो निर्माण किया गया जिसको बोलते हैं हुमायूं's टॉम, डोम ऑफ व्हाइट मार्बल के नाम से जो फेमस है। यानी जिसके अंदर क्या है, जिसका जो गुंबद है, गोलाकार जो गुंबद, वो आपका किस प्रकार का है? व्हाइट मार्बल्स का बना है, यानी हुमायूं टॉम्स के नाम से फेमस है, जो उनकी कब्र बनाई गई है, ठीक है। तो ये किसने बनाया? आपका हुमायूं's वाइफ के द्वारा बनवाया गया था। इसके अलावा नेक्स्ट देखिए, अब हम बात करते हैं शेरशाह के बारे में। यानी शेरशाह सूरी कौन था? जो बीच में 1540 से 1545 एडी तक आपका रूल किया दिल्ली के ऊपर। ओके, तो शेरशाह सूरी जो था एक अफगान चीफ थे बिहार के। ओके, यानी अफगान चीफ थे बिहार के। बचपन में इनका नाम होता था फरीद खान, यानी बचपन का इनका नाम क्या होता? जन्म के समय फरीद खान नाम था। अपने समय में इन्होंने किल्ड ए फुली ग्रोन टाइगर विद हिज बेयर हैंड इन जंगल ऑफ बिहार। करे माना जाता है कि बिहार के जंगलों में इन्होंने बिना किसी हथियार के एक जो फुली ग्रोन टाइगर, यानी जो बड़ा टाइगर होता है जिसकी कंप्लीट एज हो चुकी होती है, ठीक है, एक यंग टाइगर को इन्होंने बिना किसी हथियार के मार डाला, इसलिए इनका नाम पड़ा शेरशाह खान एंड द लॉयन किंग। ओके, जिसका मतलब होता था द लॉयन किंग, यानी शेरशाह खान का नाम इस प्रकार से आया। ओके, इसके बाद हम देखते हैं ये जो शेरशाह खान थे, ठीक है, इन्होंने जो एक अपनी डायनेस्टी बनाई थी बिहार के अंदर, वहां पे थे सू डायनेस्टीज, ठीक है, जहां पे ये सू डायनेस्टीज के नाम से रूल करते थे। इसी सू डायनेस्टी को स्टेबल किया था इन्होंने दिल्ली के अंदर 1540 के अंदर। ओके, हुमायूं को डिफीट करने के बाद ये जो थे बंगाल टू इंडस, इनका जो एम्पायर था वो बंगाल से लेकर इंडस रिवर तक, यानी सिंधु जो नदी है और वहां से लेकर बंगाल तक, क्योंकि बंगाल के तो अफगान चीफ होते थे। उसके बाद भी इन्होंने किसको कैप्चर कर लिया था? दिल्ली आगरा रीजन को कैप्चर कर लिया था हुमायूं से, और बंगाल से लेकर इंडस रिवर तक का मोस्टली एरिया इन्होंने अपने अंदर कैप्चर कर लिया था। शेरशाह सूरी माने जाते बहुत ही ब्रिलियंट एडमिनिस्ट्रेटर होते थे, यानी बहुत ही अच्छे कुशल प्रशासक कहलाते हैं जो। ओके, रीस्टेब्लिश लाइन ऑर्डर, इन्होंने लाइन ऑर्डर को काफी अच्छे से मेंटेन किया, यानी कानून व्यवस्था इनके टाइम पे बहुत अच्छे से मेंटेन की जाती थी। एंड डेवलपमेंट इन ट्रेड एंड कॉमर्स एंड कम्युनिकेशन, साथ में ट्रेड एंड कॉमर्स के अंदर इन्होंने काफी सारे डेवलपमेंट किए, काफी विकास किया ट्रेड एंड डेवलपमेंट में। यानी इनके समय में माना जाता है कम्युनिकेशन और ट्रेड एंड डेवलपमेंट जो है बहुत अच्छे से विकसित हो चुका था, यानी उसके अंदर जितनी भी खामियां थी, जितनी भी आपकी इनकेपेबिलिटीज और जो आपकी प्रॉब्लम्स थी, वो सारी की सारी इन्होंने दूर कर दी थी। इसके अलावा देखिए, बिल्ट मैनी रोड्स एंड सेटअप सराइज इंस फॉर ट्रेवलर्स, इन्होंने काफी सारी सड़कें बनवाई और साथ में जो उन सड़कों के आसपास विश्राम करने के लिए ट्रेवलर्स के लिए सराइज और इंस जिनको बोला जाता है, यानी जो आपकी सराइज बनाई यानी विश्राम स्थल जो होते हैं, ठीक है, वो अपने इन्होंने बिल्ट किए काफी सारे रोड्स के साथ। रोड्स एंड सराइज बिल्ट बाय शेरशाह आर कॉल्ड आर्टरीज ऑफ हिज एम्पायर, यानी ये जो रोड्स और सराइज जो शेरशाह के द्वारा बनाई गई, इनको आर्टरीज ऑफ हिज एम्पायर, उसके एम्पायर की धमनियां बोला जाता है। आर्टरीज क्या? जो आपकी बॉडीज में जो आर्टरीज होती है, वेन्स एंड आर्टरीज आपने पढ़ा होगा, तो वही आर्टरीज एक तरह से बोला जाता है, यानी बहुत उसकी इंपॉर्टेंट क्या थे, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था एक तरह से रोड्स को बनाना, क्योंकि रोड्स अगर आपके अच्छे हैं तो आपका क्या है, ट्रेड एंड कॉमर्स होता है वो बहुत अच्छे से होगा। ट्रेड एंड कॉमर्स होगा तो आपको अच्छा टैक्स मिलेगा, जिससे आपकी इकोनॉमी जो है आपके किंगडम की बहुत अच्छी सी रहेगी। इसलिए क्या कि रोड्स वगैरह जो इन्होंने बहुत बढ़िया बनाए हुए थे। इन्हीं रोड्स के सिलसिले में अगर आप देखेंगे तो एक बहुत ही फेमस रोड आपने सुना होगा, ग्रैंड ट्रंक रोड, यानी जीटी रोड जिसको आपने सुना होगा, ये भी शेरशाह सूरी द्वारा बनवाया गया था, जो पेशावर से सोनेर गांव बंगाल तक जाता है। ओके, और इसकी फुल लेंथ अगर आप देखेंगे, वैसे तो ये चिटागांव से लेकर काबुल तक है, लेकिन मोस्टली क्या कि ये पेशावर से सोनेर गांव बंगाल तक माना जाता है। ओके, तो इसका नाम है ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड जिसको बोला जाता है, ये शेरशाह सूरी द्वारा ही बनवाया गया था। स्टैंडर्डाइज कॉइन्स, वेट्स एंड मेजर्स, इन्होंने अपने टाइम में क्या कि जो कॉइन्स जो होते थे, कॉइन्स, वेट्स, बट्टे वगैरह जो होते थे, तोल के बाट वगैरह आपके, ठीक है, वेट्स मेजर करने के लिए, मेजर्स जो होते थे मीटर्स या लीटर्स वाले, वो सबके सबके स्टैंडर्ड यानी फिक्स कर दिए, यानी सबका जो वेट है एक जैसा होना चाहिए और सबका जो मेजर्स होगा वो इक्वल होगा। फाइन कॉइन्स ऑफ गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर ऑफ यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड, यानी एक ही तरह के स्टैंडर्ड के बहुत ही अच्छे गोल्ड, सिल्वर और कॉपर के कॉइन्स बनाए गए थे इनके समय में, ठीक है। ये आपके कॉपर कॉइन्स शो किए गए, यहाँ पे आपके गोल्ड कॉइन्स हैं और यहाँ आप देखोगे तो सिल्वर कॉइन्स हैं, तो बहुत ही यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स के, यानी बिल्कुल इन ग्राम बाय ग्राम आपका नाप के तोल के, ठीक है, यानी बिल्कुल एग्जैक्ट वेट के हिसाब से इनको बनाया गया था, बिल्ड किया गया था इन कॉइन्स को।
स्पेशल अटेंशन टू द लैंड सिस्टम, आर्मी एंड जस्टिस। इन्होंने काफी ध्यान दिया था अपने लैंड सिस्टम के लिए, आर्मी पे और जस्टिस पे, ठीक है। यानी उनका जो लैंड सिस्टम होता था और आर्मी जो थी इनको अच्छे से मेंटेन किया गया था। वेलफेयर फॉर कल्टिवेटर्स, किसान जो होते थे कल्टिवेटर्स, उनके लिए इन्होंने काफी सारे ऐसे मेजर्स उठाए जो उनके फायदे के लिए हो, यानी किसानों के भले के लिए काफी सारे काम किए गए, उनकी भलाई के लिए काफी सारे इन्होंने वर्क किए थे कल्टिवेटर्स के लिए। ओके, तो ये आपका, इसके बाद देखिए पट्टा। पट्टा किसे कहा जाता था? ए डॉक्यूमेंट गिवन टू द फार्मर इन विच फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आर गिवन। पट्टा एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता था जो फार्मर्स को दिया जाता था, यानी किसानों को एक डॉक्यूमेंट दिया जाता था जिसको बोलते थे पट्टा। इस पट्टा में क्या होता था? देखो, इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन मेंशन की जाती थी, जिसके अंदर होता था मेंशन द एरिया शोन, यानी आपका जो बोया गया एरिया है उसको इसमें शो किया जाता है, बताया जाता है कौन सा एरिया आप शोन कर रहे हैं, आपके द्वारा बोया जाने वाला एरिया कौन सा है, ठीक है। साथ में टाइप ऑफ क्रॉप्स कल्टिवेटेड, यानी आप कौन कौन सी फसलें बो रहे हैं, उसे आपका जो एरिया है उसके अंदर कौन सी फसलें, जो कौन सी क्रॉप्स कल्टिवेटेड कर रहे हैं। साथ में अमाउंट ऑफ लैंड रेवेन्यू, यानी आपका लैंड रेवेन्यू कितना है इस लैंड के लिए और इस क्रॉप्स के लिए, वो सब इसके अंदर मेंशन किया जाता था और ये फार्मर्स को दिया जाता था पट्टा। इसके बाद हम बात करते हैं शेरशाह डाइड इन 1545 एडी, यानी शेरशाह की जो डेथ हो जाती है वो 1545 के अंदर शेरशाह की डेथ हो जाती है। और आफ्टर दैट हुमायूं रिस्टोर्ड द मुगल रूल इन 1555, और इसके बाद दोबारा से हुमायूं को मौका मिल जाता है आपका मुगल रूल स्टेब्लिश करने का 1555 एडी के अंदर, दिल्ली एंड आगरा रीजन के अंदर। टॉम ऑफ शेरशाह सूरी, सासाराम बिहार, ये आपको इंपॉर्टेंट एक है, एमसीक्यू के लिए याद रखना कि जो शेरशाह सूरी की जो टॉम है वो कहां पे है? सासाराम बिहार के अंदर है। अब आप देखेंगे मोस्टली की टॉम्स दिल्ली और उसके आसपास के एरिया में, लेकिन इनकी इस बिहार के अंदर कैसे है? अगर आपको याद हो तो ये बिहार के ही अफगान चीफ होते थे, यानी बिहार के रूलर्स थे जहां पे इन्होंने रूल करना स्टार्ट किया था। तो इनकी जो टॉम है वो शेरशाह सूरी की सासाराम के अंदर बनाएगी, बिहार के अंदर। ओके, तो ये तो आपके शेरशाह सूरी के बारे में। इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। हैव ए नाइस डे।